हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारा स्थापना सेशन, जो कि इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हमारा सेशन है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर इकोसिस्टम। सो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इस एडुटैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग आपके लिए मॉर्निंग में 10 AM हमारे स्थापना के सेशंस लेकर आते हैं। वीक में एवरी डे 10 AM यू आर गेटिंग सेशंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और आज जो हमारा सेशन है वो होने वाला है डेडिकेटेड टू दी एनवायरनमेंट टॉपिक। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक आपके साथ सैटरडे 10 AM एनवायरनमेंट का एक सेशन लिया था और वहां पर हमने डिस्कस किया था एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोफ्यूल्स। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार जरूर वो सेशन जाकर के उसको जरूर देखिए। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, जो कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसको अगर आप लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे कंटेंट का फायदा उठा सकें। तो हमारे स्थापना सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स लेंगे और इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट जो एडुटैप की तरफ से दिया जा रहा है वो अवेलेबल होगा फॉर डाउनलोड। जो भी सेशंस आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल पे देखते हैं, चाहे वो हमारे प्रयास के सेशंस हो मेंस आंसर राइटिंग के, चाहे हमारा ये स्थापना सेशन हो जहां पर हम स्टैटिक टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, या फिर हमारे जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज के सेशंस होते हैं फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस, किसी भी सेशंस की पीडीएफ, उनसे जुड़ा हुआ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये चैनल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, राइट। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे, जो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहां आपको दे दिया, डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डाउनलोड के लिए। मैं समझाने का जो काम है आपके साथ वो कर लेता हूं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में, हम सभी जान रहे हैं एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम का मतलब क्या है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा ज्यादा। किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, हम जानते हैं। एवरी स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट, उसका उस इकोसिस्टम में, उस एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर रोल होता है, ठीक है। चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हों, चाहे वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों या मैमल्स हों, बर्ड्स हों, फिशेस हों, ईच स्पीशीज, एनिमल्स की, मैमल्स की, प्लांट्स की भी, हर एक स्पीशीज का एक अपना रोल है, ठीक है। हर इकोसिस्टम में इन स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, है ना। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम के अंदर देयर आर रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेस को यूज करके जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज दे आर फिनिट, सम ऑफ देम आर इनफिनिट। अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जो शायद अनलिमिटेड क्वांटिटी में हम कह सकते हैं अवेलेबल है। एयर जो है हमारे आसपास, ऑक्सीजन जो है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है। अगर सनलाइट की बात करें तो अंडरग्राउंड इकोसिस्टम्स के अंदर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी, जहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहां सनलाइट जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे अवेलेबल नहीं होगी। तो ये सारे रिसोर्सेज की जो मात्रा है वो घटती या बढ़ती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। इस वजह से कोई भी एनिमल स्पीशीज या कोई भी प्लांट स्पीशीज किसी एक इकोसिस्टम में कितने ज्यादा मेंबर्स के साथ सरवाइव कर सकती है, वो होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा भारत का ये पूरा देश है, इस पूरे देश में जितना जमीन है, जितना पानी है, जितना फॉरेस्ट है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस देश के ही लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने सपोजिशन आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया की टेरिटरी में जितने लोग हैं वो इंडिया के सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपना जो जीवन यापन है वो कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बंद कर रहा हूं, कोई हम दूसरे देशों से चीजें नहीं मंगाने वाले, रिसोर्सेज नहीं मंगाने वाले हैं, और हम अपने इंडिया से भी कोई चीज जो है वो बाहर नहीं भेजने वाले हैं, दूसरे देशों को भी नहीं भेजने वाले हैं, मान लिया हमने। तो अब इंडिया में मैक्सिमम कितने लोग, कितने ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन।
यही मैं अगर कहूं कि इंडिया में फिर हम कितने ज्यादा डॉग्स सरवाइव कर पाएंगे, कितने कुत्ते इंडिया में सरवाइव कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन इकोसिस्टम फॉर द स्पीशीज ऑफ डॉग्स। तो इसका ये मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये था कि हर इकोसिस्टम के पास फूड यानी कि न्यूट्रिशन, एनर्जी देने का जो स्रोत है, हैबिटेट यानी रहने की जगह, वाटर, ऑब्वियसली हमें चाहिए वाटर, ये सारी चीजें मिलकर के लाइफ को जब जन्म देती हैं, तो इनका एक लिमिटेड अमाउंट है, और इसकी वजह से हर इकोसिस्टम में देयर इज अ लिमिट, एक लिमिट लगी होती है कि इससे ज्यादा इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर स्पीशीज के नहीं रह सकते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम के पास कितनी क्षमता है, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, हमारे आसपास जो भी पर्यावरण है, उसकी कितनी क्षमता है कि वो कितने लोगों को या कितने एनिमल्स को या कितने प्लांट स्पीशीज को वो सरवाइव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब है कैरिंग कैपेसिटी का। तो यहां पर कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन है, इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज in an environment refers to the population size of the species that the environment can sustain indefinitely, जो environment एक बहुत लंबे समय तक उसको sustain कर सकता है, जिंदा रहने में मदद कर सकता है, given the food, habitat, water and other necessities are available in the environment। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे, कैरिंग कैपेसिटी हर स्पीशीज की अलग होती है, और वो एक स्पीशीज की अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि राजस्थान के थार डेजर्ट में कैमल्स की कैरिंग कैपेसिटी अलग होगी, और राजस्थान के थार डेजर्ट में ही हम कहते हैं वाटर बफलोज हैं या फिर क्रोकोडाइल्स हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी अलग होगी। क्यों कैरिंग कैपेसिटी अलग होगी? मतलब राजस्थान के डेजर्ट में ज्यादा नंबर ऑफ कैमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से अडेप्टेड हैं। 100,000 कैमल्स जो हैं वो राजस्थान के डेजर्ट में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर मैं वाटर बफेलोज को वहां पर सर्वाइव करने के लिए छोड़ दूं, मैं वहां पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को छोड़ दूं जो वाटर के ऊपर काफी डिपेंडेंट हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ऑटर्स हैं, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो ज्यादा एनिमल, ज्यादा वाटर बफेलो, ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कैमल्स इज मोर in the Rajasthan desert as compared to carrying capacity of let's say crocodiles or let's say otters in the Rajasthan desert। तो ये है कैरिंग कैपेसिटी का मतलब। ठीक है, अब कैरिंग कैपेसिटी हर इकोसिस्टम में हर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है। हम यहां पर ज्यादा फोकस्ड हैं ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस की कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम्स के लिए कितनी है, कितने ह्यूमंस को सपोर्ट कर सकता है हमारा इकोसिस्टम, वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी बन जाती है। तो ये चार्ट मैं आपको समझाने के लिए लेकर आऊं, दिस इज अ लॉजिस्टिक एस शेप्ड कर्व, इसको हम बोलते हैं। यहां पर देखो कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन हमें पता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ रीजन दैट द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप सपोर्ट कर देंगे एक लंबे समय तक के लिए, वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम तब रीच होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर 100 ह्यूमंस सर्वाइव कर सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी सारी नीड्स पूरी होंगी, तो जब वो उस फॉरेस्ट में 100 ह्यूमंस हैं, तो उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा ना बढ़ेगी ना ज्यादा घटेगी, क्योंकि उनकी सबकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन अगर उस फॉरेस्ट में ह्यूमंस की पॉपुलेशन अभी 100 नहीं पहुंची है, अभी 10 ह्यूमंस ही रह रहे हैं, तो ह्यूमंस बहुत तेजी से वहां बढ़ेंगे। सेम इज ट्रू फॉर एवरी अदर एनिमल्स। मैं कह रहा हूं एक फॉरेस्ट में 10 टाइगर रह सकते हैं, लेकिन अभी 2 ही टाइगर हैं, तो वो टाइगर जो हैं वो जल्दी से रिप्रोड्यूस करेंगे और वो टाइगर्स का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, तब तक बढ़ेगा जब तक वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम तक, अपनी कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, और जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक क्या होगा, देखिए फास्ट ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि जो मोर्टेलिटी है वो काफी कम है और नेटेलिटी बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम क्यों है? क्योंकि सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, एनवायरनमेंट से फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, हैबिटेट मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही हैं। इसके कारण हम जो लोगों की डेथ हो रही है वो बहुत कम हो रही है, और बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि अभी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है भाई, इस रिसोर्सेज को हम बहुत सारे लोग अभी यूज कर सकते हैं। तो और जैसे जैसे हम अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम तक पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे हो जाती है और फिर आके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत आइडियल ग्राफ है। इस आइडियल ग्राफ को अगर मैं नॉन आइडियल प्रैक्टिकल तरीके से देखूं तो क्या होता है रियल लाइफ में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ये मान लीजिए ह्यूमंस की कैरिंग कैपेसिटी है अर्थ के ऊपर,
ह्यूमंस बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब वो कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे तो क्या वो राइज करना बंद कर देंगे? ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि हमें अचानक से पता लग गया कि अब पूरी दुनिया में 8 बिलियन ह्यूमंस हो चुके हैं और हमें और ह्यूमंस अगर अर्थ पे लाएंगे तो उससे अर्थ को दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, उसी रेट से आगे बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। लेकिन अब पॉपुलेशन को धीरे धीरे पता लग रहा है कि हम कैरिंग कैपेसिटी जो है क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज नाउ वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेस। फिर क्या होगा, देयर वुड बी अ डाई ऑफ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को मरना पड़ेगा, उनकी डेथ होगी इन द एब्सेंस ऑफ फूड वाटर और बिकॉज ऑफ डिजीजेस और नेचुरल डिजास्टर्स। और ये दोबारा से कैरिंग कैपेसिटी की तरफ इस पॉपुलेशन को लेकर जाएंगे अगेन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और नेचुरल प्रोसेस है। ज्यादा लोगों की डेथ होगी, ज्यादा जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी और वो फिर कैरिंग कैपेसिटी से नीचे जाएगी, फिर लोग दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर पॉपुलेशन ऊपर जाएगी। और ये फ्लक्चुएशन चलेगा कुछ टाइम तक, ये फ्लक्चुएशन कुछ टाइम तक चलेगा। इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने आइडियल टाइम में देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, पॉपुलेशन जैसे जैसे पहुंचती है अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक वहां जाकर रुक जाती है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब पॉपुलेशन का फ्लक्चुएशन होता है अबव एंड बिलो द कैरिंग कैपेसिटी, चेंजिंग बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, की बर्थ और डेथ रेट में होने वाले चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन का लेवल भी यहां पर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या कैरिंग कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी एनवायरनमेंट की? नेचुरली अगर हम बात करेंगे किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में कैरिंग कैपेसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वहां पर जब तक ह्यूमंस का इंटरवेंशन नहीं है कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो दूसरे एनिमल्स की बात कर लो चाहे प्लांट्स की बात कर लो। ह्यूमंस के केस में ऐसा ट्रू नहीं है। क्यों? ह्यूमंस के पास ऐसी क्या खास चीज है? ह्यूमंस के पास है टेक्नोलॉजी। यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन चेंज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। दोबारा से थार डेजर्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो थार डेजर्ट में मैं आपको कह सकता था कि पैडी क्रॉप के लिए, राइस की क्रॉप की कैरिंग कैपेसिटी राजस्थान में बहुत ही कम है। आप ज्यादा से ज्यादा 10 किलो 15 किलो 20 किलो राइस जो है वो एक प्लॉट ऑफ लैंड से उगा सकते हैं क्योंकि पानी नहीं है वहां पर। लेकिन टेक्नोलॉजी है ह्यूमंस के पास, ह्यूमंस ने वहां पर कैनाल बना दिया है, वहां पर नहर बना दी इंदिरा गांधी कैनाल, वहां पर हमने फर्टिलाइजर या जो हमारे दूसरे केमिकल इनपुट्स हैं उनको यूज करके हो सकता है हमने राइस की जो कल्टीवेशन है वो बढ़ा दी, तो राइस की कैरिंग कैपेसिटी वहां बढ़ जाएगी। ठीक है, सो यूजिंग टेक्नोलॉजी ह्यूमंस व्हाट दे कैन डू, दे कैन चेंज द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो संसाधन उपलब्ध है उनका जो उनको यूज करने की अपनी जो क्षमता है वो बढ़ा ली, या संसाधनों की मात्रा को बढ़ा दिया हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ऐसा करके हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ह्यूमंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके थोड़ा सा इन एमसीक्यूज को मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पूरा आज का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और ये चीजें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है, जो अभी हम आगे देखेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी को अगर समझ गए तब हमें क्या चीज पता चलती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का फ्यूचर इस प्लैनेट के ऊपर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। यहां तो सिंपल डेफिनेशन की बात है, एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कितनी मात्रा जो है पॉल्यूटेंट्स की वो एब्जॉर्ब की जा सकती है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट्स टू द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि एक स्पीशीज के, एक प्रजाति के कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट किया जा सकता है बाय द इकोसिस्टम, और तब तक सपोर्ट किया जा सकता है जब तक कोई नेगेटिव इंपैक्ट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उस स्पीशीज के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर ना पड़े। इसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ कार्निवोर्स और एपेक्स प्रेडेटर्स दैट कैन सर्वाइव इन एन इकोसिस्टम विदाउट हार्मिंग द नंबर ऑफ हर्बिवोर्स। कि एक इकोसिस्टम में कितने मांसाहारी एपेक्स प्रेडेटर्स जो हैं, शिकारी जानवर जो हैं वो रह सकते हैं और इससे हर्बिवोर्स की मात्रा में कोई बहुत ज्यादा कमी ना आए, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन डी, द रेट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया गया फूड जो उनके द्वारा एनिमल्स को अवेलेबल करवाया गया, दैट इज योर नेट कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। अब चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आप अपना आंसर बहुत इजीली जो है मार्क आउट कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम और विदाउट हार्मिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो अलग अलग प्रजाति के लिए, ह्यूमंस के लिए अलग है, डॉग्स के लिए अलग है, कैट्स के लिए अलग है, लॉयंस के लिए अलग है, ओशन में अगर हम बात करें तो व्हील्स के लिए अलग है, स्मॉल फिशेस के लिए अलग है। तो अलग अलग प्रजाति के लिए अलग कैरिंग कैपेसिटी होगा डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statements regarding carrying capacity of a biological species in an environment. Option 1, statement 1, sorry. Below carrying capacity, populations typically decrease, while above the carrying capacity, they typically increase. Correct statements आपको बतानी है यहां पर ध्यान से। Second statement, the carrying capacity of an environment may vary for different species and may change over time. तो पहली स्टेटमेंट तो कह रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के जब हम नीचे होंगे तो पॉपुलेशन तेजी से टिपिकली जनरली कम होती है पॉपुलेशन, और डिक्रीज करती है और कमी आती है पॉपुलेशन में। लेकिन जब हम कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर होते हैं तब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। अब देखिए ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, मैंने अभी आपको बताया कैरिंग कैपेसिटी के जब आप ऊपर चले जाओगे तो इसका मतलब आपका एनवायरमेंट आपके पूरे मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। अब कैरिंग कैपेसिटी के नीचे रहोगे तब पॉपुलेशन बढ़ेगी। यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो उल्टा हो गया है, इसको एक्सचेंज कर देंगे तब ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट में वेरी, ये चेंज हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज के लिए चेंज हो जाएगा, टाइम के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट में तो मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में यस इट इज ट्रू कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी स्पीशीज के हिसाब से भी चेंज होती है, किसी एक जानवर के लिए दूसरी हो सकता है एक इकोसिस्टम 100 लॉयंस को सपोर्ट कर सकता हो लेकिन वो सिर्फ 50 एलिफेंट्स को सपोर्ट कर पाए, हो सकता है ऐसा इकोसिस्टम, राइट। जैसे अगर मैं हिमालयन इकोसिस्टम्स की बात करूं तो हिमालयन इकोसिस्टम्स यैक्स की पॉपुलेशन को अगर सपोर्ट करने पर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 यैक्स को सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन यही यैक्स अगर कोई ऐसे इकोसिस्टम में चली जाती हैं जहां पर ज्यादा ग्रीनरी है, जहां पर ज्यादा फूड अवेलेबल है, तो ये कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी अलग जगह हो सकती है और टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें मॉस्किटोज की, मॉस्किटोज इज अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट और मॉस्किटोज की कैरिंग कैपेसिटी एक ही सिटी में विंटर्स के टाइम में बहुत कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो ज्यादा मॉस्किटो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मानसून सीजन आएगा तो ये कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबल है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अवेलेबल है एंड ज्यादा नंबर ऑफ मॉस्किटोज वहां सर्वाइव कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई कैरिंग कैपेसिटी इज changing depending on the ecosystem, depending on the species and also depending on the time, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर, जिस टाइम पर आप उस कैरिंग कैपेसिटी को मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। कौन से फैक्टर्स कैरिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? फैक्टर्स देखो, फूड अवेलेबिलिटी कैसी है इकोसिस्टम के अंदर, लिविंग स्पेस कितना है इकोसिस्टम के अंदर, पॉल्यूशन कितना हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, ये सारी चीजें भी कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करेंगी। बिल्कुल करेंगी, हर स्पीशीज के लिए करेंगी। किसी भी फॉरेस्ट में कितना फूड है, कितने एनिमल्स वहां रह सकते हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए इतनी, और पॉल्यूशन अगर वहां पर हो रहा है, कोई दूसरे पॉल्यूटेंट्स या एक्सक्रीटा या वेस्ट मटेरियल इकोसिस्टम में कितना इकट्ठा हो रहा है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी कैसी होने वाली है। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ो, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब यहां देखिए, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज from within an ecosystem that exceeds the system's regenerative capacity is known as what? जब हम एक इकोसिस्टम से रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, संसाधनों को जो हमें यूज करते हैं, अगर हम रिसोर्सेज को जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द रीजनरेटिव कैपेसिटी, वो रिसोर्स दोबारा बनने की कैपेसिटी से, जो स्पीड है दोबारा बनने की उससे ज्यादा तेजी से अगर यूज कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जा सकता है? इकोलॉजिकल लायबिलिटी, इकोलॉजिकल डिविडेंड, इकोलॉजिकल इंटरेस्ट और इकोलॉजिकल डेट। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जब भी हम रिसोर्सेज को ओवर यूज करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर रिवर है या एक पर्टिकुलर लेक है जिसको यूज करके हम ड्रिंकिंग वाटर नीड्स पूरी करते हैं एक सिटी की, एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, इस लेक के द्वारा जो वाटर आ रहा है वो एक पर्टिकुलर सिटी की ड्रिंकिंग वाटर नीड को पूरा कर रहा है। ठीक है जी, राइट। अब सिटी में इसको हम एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि सिटी में कितनी पॉपुलेशन होगी तो वो कैरिंग कैपेसिटी बन जाएगा इस लेक का
फॉर ह्यूमंस, कि कितने ह्यूमंस इस सिटी में सरवाइव कर सकते हैं एक लंबे समय तक, ताकि उनकी वाटर नीड्स पूरी होती रहे। तो वो क्या बन गया, लेक की कैरिंग, ह्यूमंस की या लेक की कैरिंग कैपेसिटी फॉर ह्यूमंस, लेक्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर द ह्यूमंस। लेट अस अज्यूम कि लेक इस तरीके से है, इसमें वाटर भी आता है वो रेनफॉल से, रिवर्स के थ्रू, और फिर वो वाटर हम लोग निकाल लेते हैं पीने के लिए, या फिर इवेपोरेट होके उड़ जाता होगा। तो हम मान के चलते हैं कि 1000 ह्यूमंस ये सर्वाइव हो सकते हैं इस लेक के वाटर पे। इससे लेक के पानी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक ऑप्टिमम लेवल बना रहेगा, और जो 1000 लोग हैं वो भी अपने लंबे समय तक जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो गया कि ये 1000 लोगों के साथ 500 लोग और आ गए दूसरे सिटी से किसी फंक्शन की वजह से, और अब इस लेक को ड्रिंकिंग वाटर नीड्स पूरी करनी है फॉर 1500 एज वेल। तो नाउ ये जो 500 लोग एक्स्ट्रा वाटर ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा, लेक के वाटर लेवल को कम करेगा, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर था 1000 लोग वाटर यूज कर रहे हैं, तब लेवल बना रहेगा। 1000 से जैसे ही ज्यादा लोग पानी यूज करने लगे, तो अब लेक में जो पानी इनकमिंग है वो कम है और आउटगोइंग ज्यादा हो गई है। तो ये क्या कहे, हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो एक्स्ट्रा 500 वाटर आ रहा है 500 लोगों का, वो है इकोलॉजिकल डेट। इकोलॉजिकल डेट है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डेट है, ये कर्जा है। ये कर्जा आपने इन्हीं 1000 लोगों के फ्यूचर से लिया है। ये 1000 लोग फ्यूचर में भी पानी पीते अगर ये 500 लोग ये पानी ना पीते। अब ये जो वाटर लेवल कम हुआ, इससे क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि ये जो आपने डेट लिया है, जो कर्जा लिया है, आपको पे बैक करना पड़ेगा। आपको ये पानी या तो लेक में वापस दो, या फिर आप अब 500 लोगों के जाने के बाद भी 1000 लोगों को लेक सपोर्ट नहीं कर पाएगी, लेक कम लोगों को सपोर्ट कर पाएगी, लेटस से 800 या 900 लोगों को ही अब सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि अब लेक का जो वाटर लेवल है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो हमने कम कर दी है। हमने कर्जा ले लिया, लेक के फ्यूचर से हमने वाटर निकाला, और उसका नुकसान फ्यूचर जनरेशंस को होगा इस सिटी में रहने वाले, right? So this is ecological debt. Ecological debt means when we use our resources in the environment at a much faster rate देन दे कैन बी रीजनरेटेड। तो हमने एक तरीके से उनका कर्जा ले लिया है, हमने उनको क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया है, और उसको हमें बाद में रीपे जरूर करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पॉल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल वी आर पॉल्यूटिंग आवर रिवर्स एंड लेक्स एंड एवरीथिंग, और इससे क्या हो रहा है कि हम ये एक रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या रिसोर्स है कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन को नेचुरल तरीकों से फिल्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा पॉल्यूटेंट डाल रहे हैं एनवायरमेंट में। तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है अर्थ की और एनवायरमेंट की, वो कम हो जाएगी। और फ्यूचर जनरेशंस में, अभी 9 बिलियन लोग हैं, तो फ्यूचर में 9 बिलियन लोग बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे अर्थ पे, उनमें पॉपुलेशन में कमी करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट आपको ध्यान से मार्क करनी है, गलत स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज of a biological species that can be sustained in the specific environment. Option B, population of a species stays below carrying capacity due to limiting factors in the ecosystem. Option C, present global human population has far exceeded the carrying capacity of the biosphere. And option D, ongoing climate change is reducing the carrying capacity of biosphere for most of the living organisms. अब एक एक करके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें। स्टेटमेंट ए सेज की कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीशीज व्हिच कैन सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विदाउट एनी नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट और द स्पीशीज, तो वो बन जाती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर नहीं हो सकता ना, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज स्टेज बिलो कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है उससे थोड़ा पॉपुलेशन साइज कम ही रहता है किसी स्पीशीज का। क्यों कम रहता है, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स वो रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन को कम होना पड़ा। जैसे राजस्थान में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर है, वहां पर बाकी एनिमल्स की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, तो पानी ने लिमिट कर दिया कि कितने लोग वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द रीजन ऑफ लद्दाख और लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर भी कैरिंग कैपेसिटी कम है, प्लांट्स भी कम है, एनिमल्स भी कम है, ह्यूमंस भी वहां कम रहते हैं, हर एनिमल स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी वहां पर कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, दूसरा है टेम्परेचर, उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि किसी अंडरग्राउंड केव के अंदर
वहां पे एक इकोसिस्टम में बैट सर्वाइव करती हैं, दूसरे हमारे वायरस जो सॉरी फंजाई हैं वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वहां पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सनलाइट। वहां पर वो ऑर्गेनिजम्स नहीं जा सकते जो सनलाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर और एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर नहीं है। सी स्टेटमेंट, प्रेजेंट ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज फार एक्सीडेड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोस्फीयर, दिस इज नॉट करेक्ट। अभी ये हालत अभी नहीं आई है, हमने अभी फार एक्सीड नहीं किया है हमारी ह्यूमंस की कैरिंग कैपेसिटी को, अभी हमने नहीं किया है, लेकिन हम बहुत जल्द कर देंगे, हम बहुत जल्द कर देंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ती रही और हमने इसी रेट से अपनी कंजम्पशन को जारी रखा तो 2045-50 तक हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएंगे, और उसके बाद जो भी हम यूज कर रहे होंगे वो हमारा इकोलॉजिकल डेट होगा जिसको हमें पे करना पड़ेगा किसी और नेगेटिव तरीके से। ठीक है, तो ये सी स्टेटमेंट हमारी यहां पर गलत है और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भी सही है। ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है बायोस्फीयर की। ठीक है, उससे बाकी एनिमल्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्यों कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए हैं। लिमिटिंग फैक्टर आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो भी लिमिट करेगा, बहुत ज्यादा है तो भी लिमिट करेगा। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज में कमी आ रही है, लेक्स कैनाल्स हमारे सूख रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इसके कारण जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और इससे कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है हमारे बायोस्फीयर की, हमारे प्लेनेट की। ठीक है, तो ये चीज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। और इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को कैरिंग कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट काफी सही से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पर हम आपके साथ एनवायरनमेंट का ही एक और स्टैटिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।